वेक्टर ए इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। वेक्टर बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। फाइंड टी फॉर विच A and B are orthogonal। तो जो ऑर्थोगोनल होता है इसका मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। ये वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब थीटा 90 डिग्री। ऐसा होगा तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएंगे। बस डॉट प्रोडक्ट को 0 करके निकालिए टी की वैल्यू। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा, ये आई को आई के साथ तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये होता फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई टू, इसकी वैल्यू 0। तो 0 तब होगी जब कॉस 90 डिग्री हो। इसका मतलब ओमेगा टी बाई टू की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो पाई बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। दूसरा सवाल, इफ पोजीशन वेक्टर इज ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज A cos omega t I cap, A sin omega t j cap, then velocity of particle is देखो, इसे वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है ए cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस, और टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, इधर भी हो जाएगा, फिर प्लस की जगह माइनस ए ओमेगा, नहीं यहाँ पर प्लस ही रहेगा ना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। देखिए, अगर आप आर डॉट वी निकालो तो आपको 0 मिल जाएगा। मिलेगा क्या? करके तो देखिए 0 आ रहा है क्या? आर डॉट वी, आर डॉट वी की वैल्यू 0 आ रहा है क्या? आया क्या? देखो, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है,
बस एक प्लस में एक माइनस में है, कैंसिल होकर 0। इसका मतलब आर वेक्टर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर पे, आर वेक्टर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब मोशन सर्कुलर होगा। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर, ऐसा टाइप का। ये एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर है आर, ये थीटा, थीटा बोले तो ओमेगा टी। तो ये वाला हुआ एक्स कंपोनेंट और ये वाला हुआ वाई कंपोनेंट। आई कैप और जे कैप यही लिखा हुआ देखो, रेडियस ए का कॉस थीटा और ये वाला ए साइन थीटा। ये जे कैप में लिखा हुआ, ये आई कैप में लिखा हुआ, यही लिखा हुआ ना पोजीशन का। और वेलोसिटी इस पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। तो ऐसा आर वेक्टर दे देगा और पूछ लेगा कैसा मोशन है, तो आपको पता लगाते आना चाहिए। आर वेक्टर दिया तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, और अगर परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। ठीक है, दूसरा सवाल लिखेंगे। रेन ड्रॉप मास 2 ग्राम, रेन ड्रॉप मास 2 ग्राम falling from the height of 1 kilometer hit the ground with a speed 20 meter per second, hit the ground with a speed 20 meter per second. Find the work done by gravity and work done by air resistance. Work done by gravity and work done by air resistance. ट्राई करें तो जरा सा। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव की वजह से वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। देखो मैं बनाता हूं, मैं बनाऊं। वाटर ड्रॉप है 2 ग्राम का, ये यहां से गिरा, यहां आ गया। ये हाइट कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। तो उसे 1000 मीटर ले लेते हैं। जी की वैल्यू 10 लेने बताया है। ये जब हिट कर रहा है तब कौन से वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ तो ये रेस से स्टार्ट हुआ होगा, हाँ या ना? तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना होगा? तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन mgh होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में कि माइनस में? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में कि माइनस में? कैसे पता चलेगा प्लस में? क्योंकि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस में। तो एम जी हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एच हो गया डिस्प्लेसमेंट। एम का मतलब 2 ग्राम, तो 2/1000। जी का मतलब 10 और एच का मतलब 1000। तो कितना हो गया? 20 जूल। इतना वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ। अब यहां से जो चीजें इधर आ गया, तो एयर रेजिस्टेंस के द्वारा वर्क डन कितना होगा? तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा ये बताओ? जब ये बॉल नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, हाँ या ना? तो वर्क डन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। तो ये इसमें लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एयर रेजिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। उतना ही है ना? लेकिन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस का फोर्स मालूम है क्या अपन को? नहीं मालूम है। वो भी बदलते रहेगा। क्यों बदलते रहेगा बताओ तो? एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। बदलते क्यों रहेगा बताइए तो? क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस होता है, आपने देखे सुने होंगे या देखे होंगे या फील करे होंगे, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है ना? जैसे ट्रेन में अपन बैठ जाए तो ट्रेन चले नहीं तो फिर हवा नहीं लगती, और चलना चालू हो जाए तो फिर हवा लगती है। इसका मतलब क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। गाड़ी को तेज करो तो ज्यादा हवा फील होती है, और धीरे धीरे लेके जाओ तो उतनी हवा फील नहीं होती। मतलब एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव साइन मतलब वेलोसिटी के अपोजिट में होता है, जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट में होता है। ठीक है,
तो जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड तो बदलते रहेगा ना, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस में एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहने वाला, वेरिएबल फोर्स है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेट करके, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस हमको मालूम ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स, ऐसा लगाएंगे, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर दो फोर्स को कंसीडर करना है, कौन कौन सा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हम निकाल चुके हैं, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में से। या तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दें या फिर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाए, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। एयर रेजिस्टेंस कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं क्या हम लोग, तो ये वाला वर्क डन तो जीरो ही होगा, तो इससे काम हो जाएगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब एयर रेजिस्टेंस। तो या तो मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं, तो दोनों से बताता हूं, मैं ये वाले को पहले लगाता हूं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, 20 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, m कितना है 2 ग्राम, तो 2/1000 इंटू वी स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर 20 इंटू 20 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस 20, ठीक है। अब यहां से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 4/10.4 इक्वल टू वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस 20। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.4 माइनस 20, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ 19.6 जूल, ये हो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। समझा क्या बातें। तो ये एक कॉन्सेप्ट से हमने निकाले जिसमें हमने लगाए वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अगर मैकेनिकल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उससे भी बन जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी का चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल, तो 0 है, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब एयर रेजिस्टेंस, तो ये हो गया m2 माइनस m1 की वैल्यू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। m2 मतलब फाइनल, फाइनल मतलब यहाँ पर इस जगह को रेफरेंस मानिए, ये हुआ m2 पोजीशन और ये हुआ m1 पोजीशन, ठीक है। तो m2 पोजीशन पे m2 में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक कितना लिखेंगे हाफ m बोले तो 2/1000 इंटू वी स्क्वायर 20 इंटू 20, ये हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और रेफरेंस में पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो 2/1000 इंटू जी की जगह 10 इंटू h की जगह 1 किलोमीटर 1000, ये इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 पहले जैसा ही सिचुएशन हुआ, 2 0 कैंसिल 4/10.4 माइनस यहाँ पर ये 1000 कैंसिल हो गया तो 20 इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस 19.6 वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तब दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, बराबर है। हो गया। सभी बंधु देखिए, अब इतना अगर हमको नहीं करना होता तो सिंपल भी आप सोच सकते थे, क्या नॉर्मल सिचुएशन में जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होती है वही यहाँ आकर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ही होता ना। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो काइनेटिक इसका क्या है 0, और एनर्जी कंजर्व है तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा तो काइनेटिक उसका बढ़ने वाला है और पोटेंशियल उसका, क्योंकि हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो नीचे चला जाएगा तब जो काइनेटिक एनर्जी है वो वही रहेगा जो ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऊपर में जब था तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, यही नीचे जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बराबर। जब एनर्जी कंजर्व होता है तब ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, और जब ये दोनों हमेशा सेम नहीं रहा इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लॉस हुआ है एयर रेजिस्टेंस के द्वारा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो लॉस हुआ,
मतलब वो वर्क डन एयर रेजिस्टेंस ने किया। तो अगर mgh अपन ने निकाले थे, देखो कितना आया, 20 आया, और काइनेटिक एनर्जी निकाले थे कितना आया, 0.4 जूल आया। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पूरी बाकी जो गैप है वो किसने खा गया, एयर रेजिस्टेंस खा गया। तो सीधा सीधा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस अपन डायरेक्ट ही बोल देते हैं इस दोनों का डिफरेंस, माइनस 19.6 जूल। समझ गए? अगला सवाल, bullet of mass 10 gram, bullet of mass 10 gram fired from earth with 2000 meter per second, with 2000 meter per second upward directions, 2000 meter per second upward directions, and it strike earth with the velocity 800 meter per second, strike earth with velocity 800 meter per second. Find the work done by gravity and work done by air resistance. Work done by gravity and work done by air resistance. जरा सोचिए तो। देखो मैं बनाता हूँ, 10 ग्राम है, 10 ग्राम है ना, फायर किया गया 2000 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऊपर जाएगा। जब स्पीड 0 हो जाएगा उसके बाद फिर ये वापस आएगा। तो कह रहा है जब ये वापस आया तब स्पीड कितनी थी, 800 मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, जब ये ऊपर जा रहा था ग्रेविटी का वर्क डन कितना, नेगेटिव की पॉजिटिव, और जब ये नीचे आ रहा है तब तो टोटल वर्क डन में ग्रेविटी क्या आ जाएगा, 0। हाँ या ना? वैसे भी ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? तो जहां से बॉल चला था वहीं जगह वापस पहुंच गया, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होना चाहिए। बराबर है, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, मतलब पाथ कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया ना। तो क्लोज्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन 0 क्यों हो रहा है, जाते वक्त नेगेटिव वर्क, आते वक्त मतलब जाते वक्त जो वर्क होगा वो माइनस mgh, और आते वक्त जो वर्क होगा वो प्लस mgh, दोनों मिलकर के हो गया 0। तो ग्रेविटी का तो वर्क डन हो गया 0। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स, यही होने वाला है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से तो आया नहीं। अगर उसी स्पीड से आ जाता मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन अगर स्पीड कम हो गया इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। तो वो एनर्जी लॉस किसने करा है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, बाद की काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, जो डिफरेंस होगा वही एयर रेजिस्टेंस के द्वारा वर्क डन हुआ। ठीक है, तो पहले का काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो कि इनिशियल कितना हो गया, हाफ m बोले तो 10 ग्राम बाय 1000 इंटू वी स्क्वायर, तो 2000
इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 20,000 इतना जूल। और बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², 800 इंटू 800, तो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो भी कैंसिल, 4 3200 जूल। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फिर कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस, तो माइनस की प्लस, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे कि इनिशियल में से फाइनल, फाइनल में से इनिशियल, ठीक है। तो 3200 माइनस 20,000, तो 20,000 में से 3000 गया, तो 17,000, 16,800 इतना जूल, ठीक है। एक और बना दीजिए इसी टाइप का, 4 ग्राम का है, प्रोजेक्ट कर दिया 1000 मीटर पर सेकेंड से, रिटर्न आया वो, तब उसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है। आया आंसर? दूसरे वाले का आंसर कितना, माइनस 1500। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, पार्टिकल ऑफ मास m having variable velocity v equal to k root x due to force. Find the work done by the force. To cover displacement from x equal to 0 to x equal to d, from x equal to 0 to x equal to d, x equal to 0 to x equal to d. x equal to 0 to x equal to d. बन गया। देखो आप ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे लगाया हमने फोर्स, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक पहुंच गया, तो वर्क डन निकालना इस फोर्स के द्वारा।
तो फोर्स तो अननोन हमारे लिए, तो या तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालिए, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वर्क निकालिए, या फिर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स होता है। तो यहाँ तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या बाकी चीजों का चर्चा नहीं है, तो यहाँ जो फोर्स है उसी फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा ये। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही हो गया वर्क डन। अब फाइनल माइनस इनिशियल, तो अब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? x की जगह 0 रख दो तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। x की जगह d रख दो तो वेलोसिटी कितनी हो गई? k√d, यही हो गया ना। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया वो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो v फाइनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? k²d और v इनिशियल का स्क्वायर 0, यही हो गया आंसर। एक और बना लेंगे इसी टाइप का। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रही है, 4√x +2 ऐसा। मास है इसका 2 kg, इस पे लग रहा है फोर्स F। फाइंड वर्क फ्रॉम x = 0 to x = 6। हो गया। तो देखिए x = 0 पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो कितनी हो जाएगी? 4√2, और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4√8। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। m की जगह 2, v फाइनल का स्क्वायर 4√8 का स्क्वायर, तो 4 × 4 × 8 माइनस 4√2 का स्क्वायर, तो 4 × 4 × 2। तो यहाँ से 16 कॉमन हो जाएगा, 8 - 2 6, 96 जूल। अब एक दो सवाल ऐसा है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ऐसा डेटा बना के दिया हुआ, ये मीटर में है, ये न्यूटन में है। यहाँ पर डेटा है 10, 0, 4, 7, 12। Find the work done. Find the work done on the particle during the displacement of 12 meter. Work done on the particle during the displacement of 12 meter. एक और बना देता हूँ, मीटर में फोर्स, न्यूटन में ये है 3, ये है 8, ये है 5। यहाँ भी वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 to 8 मीटर, वर्क डन निकालना फ्रॉम 0 to 3 मीटर।
तो देखो वर्क इक्वल टू ऐसे होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो एफ का मतलब फोर्स, डी एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। तो वर्क जो है वो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो आपको सीधा सीधा एरिया निकालना है, ये बातें कहीं लिख लीजिएगा। वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आया? देखिए इसमें ये वाला एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल और ये वाला ट्रायंगल। ये वाला में तो 0 वर्क डन, तो 0 प्लस रेक्टेंगल का यहाँ से लेके ये 3 हो गया, इंटू ये हाइट हो गई 10, प्लस ये ट्रायंगल का 1/2 बेट 7 to 12 5 इंटू 10 हाइट, तो ये हो गया 30 प्लस 25 55 जूल। ऐसे यहाँ पर निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। तो पहले 0 to 8 में तो पूरा आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंटू 5 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12.5 प्लस 12.5, तो हो जाएगा कितना 27.5 जूल। और यहाँ 0 to 3 बोला तो यही है एरिया 15। एक और बना दीजिए। वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 to 10। आ गया? तो देखो पहले ये ट्रायंगल, तो 1/2 बेस हो गया 4, हाइट हो गई 10, फिर रेक्टेंगल 2 इंटू 10, तो यहाँ तक का रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस ट्रायंगल 1/2 बेस हो गया 2, हाइट हो गया ये 10 प्लस ट्रायंगल 1/2 बेस हो गया 2, हाइट हो गया 20। इसको सॉल्व करके जो भी आए, तो ये ग्राफ बेस 90, ये ग्राफ बेस सवाल समझ गया। नेक्स्ट force on 2 gram particle, force on 2 gram particle, so that position of particle vary as, so that position of particle vary as x equal to 3t minus 4t square plus t cube. Position of particle varies as x equal to 3t minus 4t square plus t cube. Find the work done during the first 4 seconds. Find the work done during the first 4 seconds. Work done during the first 4 seconds. During the first 4 seconds. निकालिए जरा सा।
निकाल पाएंगे? पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लीजिए डिफरेंशिएट करके, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। तो फर्स्ट 4 सेकेंड बोला, मतलब t इक्वल टू 0 इनिशियल हो गया, t इक्वल टू 0 रख देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे टाइम रख दीजिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 32 प्लस 16 3 जा 48, तो ये हो गया 19 ना, 19 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। कितना ग्राम पार्टिकल था? 2 ग्राम, तो 1/2 2/1000, फाइनल वेलोसिटी 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 कैंसिल हो गया, तो 1/1000 इंटू ये हो गया 352 जूल, तो 0.352 जूल। एक और बनाइए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। x इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, फाइंड वर्क डन। ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 1 kg, फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। आया आंसर सभी? इसका आंसर बताओ। 8 जूल माइनस 8 जूल। यहाँ से वेलोसिटी पहले निकालेंगे तो 4 माइनस 2t, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गया 4 और फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, तो वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 0 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 8 जूल। इसका आंसर बताए और इसका 6400। अगला सवाल, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। वर्क निकालना है x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 5 मीटर। ये हो गया इंटीग्रेशन वाला, मैंने बदले बताया था इस टाइप का सवाल कर लिया। वेरिएबल फोर्स, ऐसे ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स,
तो 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, x की वैल्यू 0 to 5, तो पहला वाला इंटीग्रेशन 7 dx का हो जाएगा x फ्रॉम 0 to 5 माइनस 2 x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 5 प्लस 3, ये हो गया x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 5। इसको सॉल्व करके जो भी है, यहाँ तो 2 कैंसिल ही हो जाना है, यहाँ पर 35 हो जाएगा, माइनस 2 कैंसिल हो गया 25 प्लस 3 कैंसिल हो गया 125, तो 135। चलिए इस वेरिएबल फोर्स का 1-2 और बना दीजिए। ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वर्क निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10। इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 10, तो 2 dx हो जाएगा, dx का x फ्रॉम 0 to 10 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 10, तो यहाँ 10 माइनस 0 और माइनस 10 का क्यूब 1000 बाय 3 माइनस 0, 20 माइनस 1000 बाय 3, तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू माइनस 940 बाय 3 जूल। ये वाला कितने लोगों को आ गया? ठीक है, अगले वाले देखिए, दिया है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू A बाय आर स्क्वायर माइनस B बाय आर। For a stable equilibrium, the distance of particle is. For a stable equilibrium, distance of particle is. For a stable equilibrium, distance of particle is. तो देखो आप ध्यान से, क्या होता है, कोई भी इक्विलिब्रियम रहे, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का जो 0 होना जरूरी है। फोर्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स जो होता है वो माइनस du बाई dx, ये बताया था ना मैंने आपको, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। du बाई dx मतलब स्लोप, स्लोप को ही फोर्स कहते हैं, मैंने लिखाया अभी था आपको, स्लोप या ग्रेडियंट बराबर, तो स्लोप को ही फोर्स कहते थे। इसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है, बस करो। फॉर इक्विलिब्रियम डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। तो माइनस du बाई डी आर की वैल्यू 0 माइनस a बाय आर स्क्वायर का हो जाएगा a इंटू माइनस 2 बाय आर पावर 3 माइनस b इंटू माइनस 1 बाय आर पावर 2 इक्वल टू 0। इसमें बार बार ध्यान रखना 1 बाय एक्स टू दी पावर n अगर रहे कहीं पर, तो डिफरेंशिएशन में सीधा सीधा ऐसा लगाते, जो पावर है यहाँ पर वो माइनस जाता, बाय पावर में 1 बढ़ जाता, ऐसा रहता। इसीलिए 1 बाय आर स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये -2 लिखा मैंने, फिर पावर 1 बढ़ा दिया। यहाँ 1 बाय आर है तो आर पे पावर 1 है, तो इसलिए -1 लिखा और ये 2 हो गया। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ये नेगेटिव तो साइड 0 ही होने वाला है, ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, तो b बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2a बाय आर क्यूब, तो एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, r बच जाएगा, तो r इक्वल टू 2a बाय b। तो इस वक्त अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो वो भी निकाल दो, एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, उसी डेटा में r की वैल्यू रख देना, ये जो r निकाले हैं वो यहाँ रख देना, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम।
पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कि a बाय आर स्क्वायर, आर की जगह पे 2a बाय बी का स्क्वायर माइनस b बाय आर की जगह 2a बाय बी। तो ये ऊपर चला गया तो a है b स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 a स्क्वायर माइनस b, ऊपर में b बाय 2a, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बाय 4a। अगला सवाल बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है a बाय एक्स टू द पावर 12 माइनस b बाय एक्स टू द पावर 6। Find the position for stable equilibrium and also find potential energy in stable condition. Potential energy in stable condition. Also find potential energy in stable condition. Potential energy at equilibrium निकालना है और x at equilibrium निकालना है। एक और दे देता हूँ, a बाय एक्स पे पावर 4 माइनस b बाय एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम निकालने हैं, x एट इक्विलिब्रियम निकालना है। आया क्या? मैं करूं ऐसा जैसा इधर किया हुआ उसी प्रकार से प्रोसेस करिए, आपको आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन दिखते हैं ऐसे, टेस्ट में भी दिखेंगे और एग्जाम में भी दिख सकते हैं। आ गया? देखो मैं करके देता हूँ ये वाला, मैं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला टर्म a इंटू माइनस 12 बाय एक्स पे पावर 13 हो जाएगा, b इंटू माइनस 6 बाय एक्स टू द पावर 7 इक्वल टू 0। ये माइनस वाला एक तरफ और ये हो जाएगा प्लस वाला एक तरफ, तो 6b बाय एक्स टू द पावर 7 इक्वल टू 12a बाय एक्स टू द पावर 13। तो 7 और 13 में से कैंसिल हो गए, यहाँ तो एक्स टू द पावर 6 बच जाएगा, तो एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 12a बाय 6b, मतलब 2a बाय नहीं, हाँ 2a बाय b बराबर है। ये हो गया एक्स पे पावर 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a बाय b पे पावर 1 बाय 6, तो ये हो गया x एट इक्विलिब्रियम। अब पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो देखो इसी के टर्म में रख देता हूँ डेटा, क्योंकि ऐसा ही तो कुछ है ना यहाँ पर। तो a बाय एक्स टू द पावर 12, इसका मतलब इसका स्क्वायर 2a बाय b का स्क्वायर माइनस b बाय एक्स टू द पावर 6, मतलब यही 2a बाय b। तो जो अभी आया उसी प्रकार से आंसर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा b स्क्वायर ab स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2a, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एक a, b स्क्वायर बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a, तो आंसर हो गया माइनस b स्क्वायर बाय 4a। ऐसा ही ये वाला बना, एक और बना दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू a बाय r टू द पावर 6 माइनस b बाय r टू द पावर 3। इसमें r एट इक्विलिब्रियम, u एट इक्विलिब्रियम। हो गया? इसमें निकालेंगे तो फिर से a इंटू 4 बाय एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 2 बाय एक्स टू द पावर 3। ऐसा ही होगा ना, बराबर। तो 2a बाय b ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, बराबर। और फिर ये इक्विलिब्रियम लाएंगे तो वही आएगा फिर माइनस b स्क्वायर बाय 4a। इसमें भी
आर की वैल्यू अगर करेंगे तो 6a वही आने वाला, वैसे आर पे पावर 3 की वैल्यू वही आएगा, 6a बाय आर पे पावर 7 इक्वल टू हो जाने वाला 3b बाय आर पे पावर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बाय b इक्वल टू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू 2a बाय b पे पावर 1/3 और u इक्विलिब्रियम फिर से माइनस b स्क्वायर बाय 4a। इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ गया। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसको पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लेके जाना है। इस रास्ते को फॉलो करें, ये वाला रास्ते को फॉलो किए, ये वाला रास्ते को फॉलो किए और ये वाला रास्ता को फॉलो किए। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। क्वेश्चंस लिखेंगे ए से बी। पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m taking from A to B via 4 different path, taking from A to B via 4 different path, taking from A to B via 4 different path, find, या फिर ऐसा, if W1, W2, W3, W4, if W1, W2, W3, W4 are the work done by gravity in each path, W1, W2, W3, W4 are work done by gravity in each path, then ऑप्शन लिख रहा हूँ W1 इक्वल टू W2 ग्रेटर देन W3 इक्वल टू W4, W1, W2, W3, W4 ऐसा, W4, W3, W1, W2, W1, W3, W2, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4th, क्योंकि ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ वो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, चाहे रास्ते कोई भी हो तो सभी का वर्क डन सेम हो जाएगा। दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं। ऐसा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, एक बॉल है जिसका मास 2 kg का है, जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, सरफेस स्मूथ है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग निकालना है। निकलेगा, देखो ये पहले से यहाँ पहुंचेगा, फिर इसे ये कंप्रेस करेगा, तब तक कंप्रेस करता रहेगा जब तक कि रेस्ट में ना आ जाए। सरफेस स्मूथ है मतलब नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन 0 है, बाहर से कोई फोर्स हम लगा नहीं रहे, तो इसका मतलब जो एनर्जी होगा वो मैकेनिकल वाला कंजर्व रहेगा। तो पहले की मैकेनिकल इक्वल टू बाद की मैकेनिकल, तो यहाँ का जो काइनेटिक है वो वहाँ का पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, मान लीजिए रेफरेंस लाइन इसी को मान लेते हैं, तो पहले कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 ग्रेविटी वाली, जब बॉल यहाँ था तब स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन था क्या, तो स्प्रिंग वाला पोटेंशियल भी 0, इसका खुद का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर 10 × 10। बाद में ये जब बॉल इधर चला गया तो ये रेस्ट में आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0, प्लस ये रेफरेंस में ही है तो ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल 0, बट लेकिन अब जब यहाँ है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया है, तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल हाफ k x स्क्वायर, ये दोनों आपस में सेम होगा, इक्वल करके नहीं निकाल लेंगे, 100 कैंसल, x की वैल्यू √2 मीटर। एक और सवाल देते हैं। ऐसा स्मूथ
स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल 37 डिग्री है। एक बॉल यहाँ रेस्ट से छोड़ा गया 2 kg का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और ये वाला लेंथ जो है वो 6 मीटर है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, K की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर। निकलेगा। इस वक्त क्या है, ये रेस्ट में है, और मान लो कि ये यहां आकर के रेस्ट में आया, तो इसको रेफरेंस मान लिया जाए। पहले वाले कंडीशंस में पोटेंशियल एनर्जी mgh 2 इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट कितना लेंगे बताओ? 5 sin 37 कि 5 प्लस x sin 37? 5 sin 37 कि 5 प्लस x? ये तो x है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ कि नहीं? 5 प्लस x, 5 प्लस x sin 37, ये होगा h की जगह पे। 5 प्लस x sin 37 पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू, जब यहाँ आ गया बॉल रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल 0, स्प्रिंग वाली हाफ k x स्क्वायर। डेटा रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, बस इक्वेशन तक ले जाके छोड़ देना, सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि डेटा उस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा कि सॉल्यूशन आसान हो। टू इंटू 10 इंटू 5 प्लस x साइन 37 की वैल्यू 3/5, हाफ k की वैल्यू 100 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 5 प्लस x इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर। 6 25 30 प्लस 6x इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और बना दीजिए इसी टाइप का, 53 डिग्री है, स्प्रिंग कांस्टेंट 1000, 100 ही करने थे। यहाँ से बॉल रेस्ट में है 2 kg का। ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 मीटर है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। इसमें भी सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ले जाके छोड़ना। बॉल जब यहाँ आएगा तो रेस्ट में आएगा, ये डिस्टेंस x मान लेते, इसी को रेफरेंस मान लेते। तो ये वाला हो जाएगा 4 प्लस x साइन 53। तो mgh 2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस x साइन 53, यही कन्वर्ट हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर में। साइन 53 4/5 50 एक्स स्क्वायर 16 इंटू 4 प्लस x इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर।
8 into 4 plus x equal to 25x square. 25x square minus 32 minus 8x minus 32.